नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है सवाल 10 बजे का। आपके साथ मैं हूं आशीष पांडे। सवाल 10 बजे में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की, जो आज 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त बारूद के ढेर पर है, जहां एक चिंगारी ने पूरी दुनिया की शांति को स्वाहा कर दिया है। ईरान और अमेरिका इस्राएल के बीच जारी युद्ध को अब 10 दिन हो चुके हैं। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हमले किए और अब तक की जानकारी के मुताबिक इस युद्ध में हजारों मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमलों का इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका और इस्राएल ने मिलकर अब तक करीब 4500 से ज्यादा हमले किए हैं। इन हमलों में फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड बम और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। हमलों का मुख्य निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट, कमांड सेंटर और सैन्य ढांचे रहे हैं। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और उसके मिसाइल और एयर डिफेंस नेटवर्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने भी बड़े पैमाने पर पलटवार किया है। रिपोर्ट की माने तो उसके मुताबिक ईरान ने करीब करीब 3500 वेक्टर का इस्तेमाल किया है। वेक्टर का मतलब होता है कि उन सभी हथियार प्रणालियों से है जिनका इस्तेमाल हमले के लिए किया जाता है। इसमें आपकी बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं, क्रूज मिसाइल आती है, साथ ही साथ ड्रोन और रॉकेट शामिल है। इनमें लगभग 905 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल बताई जा रही हैं, जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती हैं। और इस संघर्ष की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह युद्ध ज्यादातर लंबी दूरी से किए जा रहे हमलों पर आधारित है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक और प्रिसीजन बमबारी हो रही है, जबकि दूसरी तरफ ईरान मिसाइल और ड्रोन के जरिए करारा जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध में सबसे अहम भूमिका एयर डिफेंस सिस्टम निभा रहे हैं। जो देश ज्यादा मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही रोक पाएगा, उसे रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। वहीं अमेरिका की ओर से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थाड रडार सिस्टम और एजिस कॉम्बैट सिस्टम भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान के पास बाबर 373 खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम और HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त मौजूद है। यानी 10 दिनों में हजारों हमले हो चुके हैं और दोनों पक्ष बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल यह युद्ध जो है जमीन की बजाय हवाई हमलों और मिसाइल क्षमता पर ज्यादा निर्भर नजर आ रहे हैं। अब समझिए आप कि इन सब के बीच ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद अब उनके उत्तराधिकारी की तलाश पूरी हो चुकी है। खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। मुस्तफा इजरायली हमले में मारे गए अपने पिता अली खामनेई की जगह इस पद को संभालते हुए नजर आए। अली खामनेई की 28 फरवरी को तेहरान में इजराइल के हमले में मौत हो गई थी। अब ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने कई बैठकें की हैं और कई बैठकों के बाद आखिरकार मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने का फैसला लिया जा चुका है। इजराइल की नए सुप्रीम लीडर को भी अगर बात की जाए, लगातार इजराइल जो है वो धमकियां दे रहा है। ट्रंप साहब भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और उससे पहले हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया गया है। खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा
लीडर बने हैं, जिस नाम का चर्चा कई दिनों से लगातार किया जा रहा था। स्पीच जिस तरह से अमेरिका ये कह रहा था कि उससे बिना पूछे कोई सुप्रीम लीडर नहीं बनाया जा सकता, उसका भी हस्तक्षेप चाहिए। लेकिन इन सब धमकियों के बाद ईरान ने करारा जवाब देते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका को यह बता दिया है कि अब मुस्तफा जो है खामनेई की गद्दी संभालते हुए नजर आएंगे। खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा इस वक्त सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। शीर्ष नेताओं ने मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुन लिया है। नए सुप्रीम लीडर का IRGC ने भी समर्थन किया है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले VN झा सर आपका रुख करना चाहूंगा, खामनेई की मौत हो जाती है, हमला होता है और उसके बाद से क्या तस्वीर रहती है? एक हफ्ते के अनुमान लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद से आज की अगर बात की जाए तो 10वें दिन में यह युद्ध प्रवेश करता हुआ नजर आ चुका है। क्या आप देख पा रहे हैं अब क्या स्थिति है इस पूरे युद्ध की, और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस तरह से पड़ता हुआ नजर आएगा बाकी देशों के लिए भी? नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। देखिए, कोई न कोई तो सुप्रीम लीडर बनना था। और पहले खमेनी की मौत हो गई, उसके बाद एक केयर टेकर अराफी को सौंपा गया, उसकी भी मौत हो गई। अब मुस्तफा को वहां पे रखा गया है। तो अमेरिका का ये कहना सरासर गलत है कि वो मेरे सहमति के बिना उसको बनाया गया है। किसी को भी अगर मेरे सहमति के खिलाफ बनाया जाएगा, मेरे सहमति के बिना बनाया जाए तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ये तो बिल्कुल टेररिज्म है कि अगर आपने मेरे सहमति से नहीं बनाया किसी को तो हम उसको मार देंगे। ये गलत है। ये पूरे विश्व में इसकी मेरे ख्याल से भर्त्सना होनी चाहिए। अब बात रही ईरान की। देखिए, ईरान एक रिपब्लिक है ऐसा जो कि सुप्रीम लीडर जो जब 79 से जब उसका सिस्टम चेंज हुआ था तब से वो उसके अंदर में है, और सुप्रीम लीडर के अंदर में बहुत ताकतें हैं। सारी सेना उसके अंदर में काम करती है, उनका अपना IRGC है, IRGC के सारे विंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और यहाँ तक कि उसके मिसाइल फोर्सेस के भी विंग्स हैं। ये सारे उसके अंदर में है। और इन सबों के अलावे जो उनका प्रॉक्सी है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, ये भी उनके इशारे पे काम करती है। तो उनके हाथ में बहुत सारी चीजें आज भी बची हुई हैं। और जब किसी ने कहा है कि हम 6 महीने तक लड़ सकते हैं, मैं तो समझता हूं कि अगर वो लड़ने पे आ जाए तो वो सालों लड़ सकते हैं। और उसका एक स्वरूप जो हमने है वो गाजा में देख लिया है। गाजा में एक छोटा सा हमस था, छोटा सा गाजा है, उसके ऊपर ऊपर में दसियों हजारों मतलब लाखों बॉम्ब गिराए गए हैं, लेकिन वो गाजा अभी तक वहीं पे है और हमस अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो अगर उनको शासन करना है, अगर उनको इस तरह से रखना है, लड़ाई करते रहनी तो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन देखिए, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ह्यूमैनिटी का, मानवता का इसमें ह्रास हो रहा है। जितने बॉम्ब गिरते हैं इसराइल पे, चाहे वो इसराइल पे गिरे, चाहे वो ईरान के ऊपर में गिरे, चाहे लेबनान के ऊपर में गिरे, लोग तो मर रहे हैं। तो ये तो क्षति उठाना पड़ रहा है दोनों को। और ये कब तक चलेगा? और इसमें सिर्फ यही जो वायरिंग पार्टी है ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें पूरे विश्व का जो सप्लाई चैनल है, जो जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे गैस हो, ये सभी प्रभावित हो रही हैं। इसके दाम बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से पूरा देश ही कहीं ना कहीं इस युद्ध की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर ईरान हमला कर रहा है वो अगर पलटवार कर देते हैं तो वो भी तस्वीर देखने को मिल सकती है। वापस आऊंगा आपके पास सर। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद ईरान का बड़ा प्रहार देखने को मिला है। नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया और इसी बीच इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड की 27वीं लहर जो है वो देखने को मिली है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की लगातार बौछार कर दी है। तेल अवीव की अगर बात की जाए तो तेल अवीव के आसमान में कई मिसाइलें देखी गई हैं। तो एक तरफ नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के आने के बाद ये क्लस्टर वॉरहेड से वार किया गया है। उसकी 27वीं लहर जो है वो देखने को मिली है। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलों की बौछार करता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव के आसमान में कई मिसाइलें जो है वो देखने को मिली है। शिवदान सर का रुख करना चाहूंगा। शिवदान सर हमारे साथ बने हुए। सर, एक के बाद एक ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, यानी एक चीज तो इससे क्लियर हो जाती है, एक तस्वीर क्लियर हो जाती है कि खामनेई की मौत के बाद अब जो मुस्तफा को जिम्मेदारी सौंपी गई है
उससे ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो अब पीछे हटने वालों में से नहीं है और मुस्तफा अपने तरीके से इस पूरे वॉर को आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। देखिए, वहां की जो IRGC है ईरान की, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां पर ऐसे डिसीजन लेने में। और जो ये जिनको अभी डिक्लेयर किया है वहां का सुप्रीम लीडर, ये IRGC काफी नजदीक हैं और ये खमनाई के बेटे हैं। और उसी तरह से इनकी भी वही विचारधारा है, फंडामेंटलिस्ट कट्टरपंथी विचारधारा जो खुमनई की थी। तो इसलिए ये जो है जिस प्रकार से अभी तक लड़ाई चल रही थी, उसी प्रकार उसी स्पीड में ये लड़ाई चलेगी। और अभी जो जो उनके नाम डिक्लेयर होती है, जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, ये शो करने के लिए किया है कि ईरानी सेना में पूरा जोश है और वो स्वागत कर रहे हैं अपने नए नेता का। इसीलिए उन्होंने ये इजराइल पर हमले, इस वक्त फ्रेश हमले और इतनी तादाद में हमले किए हैं, दिखाने के लिए पूरे विश्व को कि हम अपने नए नेता की स्वागत कर रहे हैं। और इस प्रकार से अभी ईरान जो अभी अमेरिका में ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका क्यों कहता था कि मुझे नए नेता को चुनने में मेरी राय ली जानी चाहिए। उसका कारण ये था कि अमेरिका जो है, जो ईरान में पिछले 40 साल से एजिटेशन चल रहा है प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए, अमेरिका उसका फेवर करता है। और जो ईरान में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, उनको पूरा अमेरिका का सपोर्ट था। और अमेरिका इनडायरेक्टली इस पूरे लेकिन वो कहीं ना कहीं वही तो मैं कह रहा हूं सर कि अमेरिका जो सोच रहा था कि जिस तरह से स्थिति वहां पर देखने को मिली थी, विद्रोह की आग जो है वहां पर देखने को मिली थी, अमेरिका को लगा कि हमला किया जाएगा तो बाकी के काम वहां के लोग कर देंगे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, इसलिए ये वॉर और ज्यादा लंबा खींच सकता है और खींचता हुआ नजर भी आ रहा है। शिवदान सर बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जो अनाउंस किया था IRGC ने कि जो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए सड़कों पर विद्रोह करेगा या नजर आएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो और भी सख्ती से ये लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लड़ाई के डर से और जो पनिशमेंट उन्होंने अनाउंस किया है, उसके डर से वहां की जनता जो है विद्रोह नहीं कर रही है, सड़कों पर नहीं उतर रही है। मगर जनता में विद्रोह है, वहां की जनता प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहती है और वो आज के नए युग की तरह जीना चाहती है। मगर दोबारा से ये फंडामेंटलिस्ट नेता को चुनने के बाद में ईरान में वो व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये उसी प्रकार से ईरान जो है लड़ाई की आग में झुकता रहेगा जिस प्रकार से अब तक हो रहा था। और लंबे टर्म में ये सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही पहुंचने वाला है। क्योंकि जो है आजकल के युद्ध जो है सीमा पर सैनिकों के द्वारा तो नहीं लड़े जा रहे हैं। आजकल के युद्ध देश की आंतरिक अंदर स्थिति में लड़े जा रहे हैं, जहां पर कि उसके आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसा कि बार बार देखने में आ रहा है, इजराइल उसके ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल स्टोरेज, इस तरह के डिपोट पर हमले कर रहा है। मनोज सर, क्या ये पूरा वॉर, आपके पास आते स्पीच, बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। मनोज सर, आपका रुख करूंगा कि अब ईरान युद्ध का जो असर है वो शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। औंधे मुंह सेंसेक्स गिरता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी और निफ्टी सेंसेक्स की अगर बात की जाए, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में करीब करीब 2500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी भी 750 अंकों के करीब लुढ़का है। तो ये सबसे ज्यादा असर अगर बात की जाए मार्केट की, वो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए, भारतीय शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो यहां पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मनोज जी हमारे साथ बने, मनोज जी का रुख लेते हैं। सर देखिए, जैसा कि शिवदान सर भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि इजराइल जो है वो पेट्रोल को लेकर पूरी तरह से हमलावर होता हुआ नजर आ, और उसका पूरा ग्लोबली जो है उस पर असर पड़ रहा है। ईरान ने भी वही रणनीति अपनाई है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, खासकर चाइना के लिए खोला हुआ है और उनको मदद की जा रही है। उसका असर ग्लोबली देखा जाए या शेयर मार्केट पर देखा जाए तो वो देखने को मिल रहा है। और इंडियन शेयर मार्केट की अगर बात की जाए तो करीब करीब निफ्टी 2500 की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। ये कैसे संभलेगा और क्या ये और ज्यादा आगे डाउन होता हुआ जाएगा? आप सही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अर्थव्यवस्था पे जो है इसका एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे अमेरिका हो। अमेरिका पे भी जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ पे भी जो है
स्टॉक एक्सचेंज एडवर्सरी इफेक्ट पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वो युद्ध, दिन बढ़ते जा रहा है। आज देखिए 10वां दिन है और अभी तक अनक्लियर है कि आखिर में अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक फॉर्मर एनएसए जो अमेरिका के हैं उनका ये भी कहना है कि युद्ध तो हो रहा है लेकिन अभी तक ट्रंप ने ये क्लियर नहीं किया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे जो है ये युद्ध बढ़ते जाएगा और ये ईरान ये चाहेगा कि युद्ध जो है लंबा हो ताकि वर्ल्ड कम्युनिटी का जो है अमेरिका पे दबाव बनेगा और अमेरिका को कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है अमेरिका अमेरिका पे और दबाव बनेगा और ट्रम्प को जो है कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। वहीं जो है यूएई कहें, सऊदी अरबिया कहें, कतर हाँ। कहें, इस एरिया में जो अटैक हुआ है ईरान द्वारा, तो मुझे ऐसा लग रहा है इससे भी जो है वहाँ के शासनाध्यक्ष जो है जरूर अमेरिका से बात कर रहे होंगे। और एक अच्छी बात ईरान के लिए ये है कि वहाँ के लोगों से जो है एक वार्ता करना चाहते हैं, चाहे मैसेजिंग के थ्रू, कि हम जो है आपके खिलाफ नहीं है, हम अमेरिका के खिलाफ हैं, अमेरिका के बेस पे जो है हम हमला कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक एक मैसेजिंग भी जो है ईरान कर रहा है ताकि जो है वहाँ के लोग जो है ईरान के प्रति सहानुभूति उनका जो है बरकरार रहे और सरकार पे जो है वो दबाव बनाते रहे कि किसी तरह से अमेरिका पे और दबाव बनाया जाए ताकि जो है ये जो है कि ये युद्ध को जो है खत्म किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा वो दबाव जो है अमेरिका पे बढ़ेगा। जहाँ तक अमेरिका इंडिया की बात करें तो हम देख ही रहे हैं कि हाँ। हमारा जो ऑयल, हालांकि हमारे पास नहीं, रिजर्व अगर है अब मुस्तफा खामनेई को मौका मिला है और वो गद्दी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि नए समीकरण बनते हुए नजर आएंगे और या फिर बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं अभी उनके पास? सही बात बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी तुरंत मुस्तफा जी आए हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इनको समझने में भी और जो भी लोग हैं टाइम लगेगा, एक रिलेशनशिप बनेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले 2-3 दिन में पता चलेगा कि इसका रुख क्या रहता है। और अमेरिका तो शुरुआत से ही कहा है कि वहाँ का जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो मेरी इच्छा से ही होना चाहिए, हालांकि ये तो उसका पूरा नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है युद्ध जरूर आगे बढ़ेगा और उनके लिए एक चैलेंज भी हो जाएगा, मुस्तफा के लिए एक चैलेंज भी होगा कि जो एटलीस्ट मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनको कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए। क्योंकि आप ईरान जो है वो हमला जो है अनकंडीशनल ठीक वे है। में नहीं कर वीएन झा सकता सर, है। अगर अभी की तस्वीर बात की जाए तो जो हमने आकलन किया है या एक्सपर्ट से जो हम लोग बातचीत करते हैं, जो आप लोगों से बातचीत करते हैं, उसके अनुसार मैं देख पा रहा हूं तो ये मिसाइल और ड्रोन की वॉर जो है वो बढ़ती दिखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अमेरिका कहां खड़ा है और ईरान कहां खड़ा है अभी? देखिए, हम लोग की जहां तक आर्म फोर्सेस के नजरिया से हम देखते हैं तो ये हम मान के चलते हैं कि आप सिर्फ एरियल और सी रूट से किसी देश के ऊपर में फतह नहीं पा सकते हैं, कभी नहीं, कहीं पे नहीं हुआ है। और उसमें ईरान भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी चीज, ईरान का तो ये और भी एक्स्ट्रा अलग मामला है कि इसकी टेरिटरी किसी ऐसे देश से नहीं मिल रही लग रही है जिसके चलते कि वॉर चल रहा है। ना अमेरिका की टेरिटरी से मिल रही है, ना इसराइल की। तो इसीलिए इसमें हार जीत तो नहीं होगा। हाँ, एक ऐसा समय आएगा जब फटीग सेट होगा। हाँ। जो जो लड़ाई करने की जो एक प्रवृत्ति होती है हाँ। वो धीरे धीरे क्षीण होगा। और वो तभी होगा जबकि ईरान का जो मारक क्षमता है हाँ। वो गिरती जाए, या जो युद्ध का जो कॉस्ट है वो अमेरिका के ऊपर में भी और इसराइल के ऊपर में ठीक भी ठीक सर, इसको उतना। इसको और थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। बहरीन की अगर बात की जाए तो बहरीन के मुहर्रक शहर में ईरान का हमला जो है इस वक्त देखने को मिला है, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है, बहरीन पर भी हमला किया जा रहा है। बहरीन के मुहर्रक शहर की बात सामने आ रही जहां पर यह हमला किया गया और इस हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। झा सर कंप्लीट करिएगा आप। तो ये देखिए, तो मारक क्षमता जो है हाँ। जिस दिन ह्रास हो जाएगा या अमेरिका और इसराइल के ऊपर में कॉस्ट इतनी ज्यादा इन्फ्लिक्ट हो जाएगी कि वो आगे लड़ाई करने के समर्थ नहीं रह जाएंगे, तभी ये रुकेगा अपने आप।
नहीं तो अगर दोनों पक्ष जो है लड़ना चाहते हैं, ये लड़ाई चलती रही है। अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया बहरीन का, कि बहरीन के ऊपर में अटैक हुआ, ये तो ईरान उसी दिन से अटैक शुरू कर दिया है जिस दिन के ईरान के ऊपर में हमला हुआ था। और ये जो ईरानी अटैक है, ये मोस्टली सिर्फ अमेरिकी जो इंटरेस्ट है, जैसे बहरीन में अमेरिका का जो नेवी का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है मनामा में, उसके ऊपर में अटैक हुआ है। इज़ा एयरबेस, उसके ऊपर में अटैक हुआ है। और ये जो प्लाजा होटल, बाकी जो कुछ जगह हैं, ये उन्हीं संस्थानों के आसपास में हैं। अगर देखिए, ड्रोन की जो जो पिन पॉइंटेड अटैक होती है वो नहीं होती है, उसका उसका थोड़ा सा लिवरेज होता है। अगर अगर किसी ने अगर अगर जैसे नेविगेशन सिस्टम उसका है, अच्छी तरह से काम नहीं किया, तो वो 2 किलोमीटर दूसरे तरफ में जाके गिरेगा। तो ये जो क्षति उठानी है, ये इसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज जो हो रहा है बहरीन के ऊपर में या कतर के ऊपर में। कतर का भी जो एयरबेस है अलउदैद, बहुत हमला हुआ है, वहां पे अमेरिकी बेस है। कुवैत में सेंट्रल कमांड का जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर में अटैक हुआ है, अरीफजान में, अली सलेम में अटैक हुआ है। तो सारे अगर अटैक का आप दायरा देख लीजिए ईरान का, तो ईरान वहीं पे अटैक कर रहा है जहां पे अमेरिकी इंटरेस्ट है, चाहे वो बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, इराक, जॉर्डन, सऊदी या कहीं और हो। ओमान इसमें अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, इसलिए ओमान इस झगड़े से अलग है। तो ओमान का मस्कट जो एयरपोर्ट है, वो वहां पे लोग आजकल ट्रांजिशन कर रहे हैं वहां से। तो ये स्थिति है कि अटैक होते रहेंगे। अब आपने ही खबर किया था कि क्लस्टर बॉम्ब यूज हुए हैं। देखिए, आज के दिन में ये जो वॉर है वहां पे आके खड़ा हुआ है, जहां पे कि या तो इसराइल या फिर अमेरिकी बेस जो हैं, उनके पास में इतना ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रह गया है। एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स होते हैं, तो वो आजकल के दिन में थोड़ा सा बच के उस मिसाइल को यूज कर रहे हैं। और इसीलिए ईरान जो है वो अपने क्लस्टर बम गिरा रहा है इसराइल पे, चाहे लेकिन समझने वाली बात यह भी है, इतने इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम के जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इस वक्त कमजोर है। स्पीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इसी से संबंधित है सर। मैं वापस लौटता हूं कि मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर ट्रंप की धमकी जो है वो देखने को मिल रही है। नया सुप्रीम लीडर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये साफ तौर से ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी मंजूरी के बिना सुप्रीम लीडर नहीं टिकेगा, ईरान को मुझसे मंजूरी लेनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया है। शिवदान सर का रुख करता हूं। शिवदान सर, देखिए, वीएन झा सर भी यही कह रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का कमजोर है। अमेरिका का क्या? अमेरिका तो एक के बाद एक कई बयान देता हुआ नजर आ रहा है, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और धमकी ट्रंप की सामने आए कि अब ये भी बात सही है कि जितने टॉप कमांडर्स थे वो मारे गए, जो सुप्रीम लीडर थे खामनी साहब, उनको भी मार दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं धमकी से ईरान इस वक्त डरता हुआ नजर आएगा। देखिए, ऐसा है, ईरान, अमेरिका का उद्देश्य इस वक्त यह है कि ईरान की जो सेना है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि जब तक ईरान की सेना समाप्त नहीं होगी तब तक ईरान युद्ध को बंद नहीं करेगा। उसके जो कट्टरपंथी विचारधारा के जो फंडामेंटलिस्ट जो लीडर्स हैं, ये, जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा, इन्होंने बोला है कि यदि हम मारे गए तो भी हमारे लिए अच्छा है, और हम यदि जिंदा रहे तो जीतेंगे। तो ये उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है ईरान वालों ने, मरेंगे या मार देंगे। बिल्कुल, मर भी जाएंगे तो उनका यही है कि हमें स्वर्ग मिलेगा और हम जो है हम वहां भी बेटर ऑफ रहेंगे। तो इस प्रकार की जो उन्होंने नेचर बना ली है, तो उसे यही है कि ये जो है ईरान जो है फंडामेंटल विचारधारा के अंडर में आकर के ये युद्ध को जारी रखेगा। और इससे क्या होगा कि इसी की बर्बादी ज्यादा होगी, क्योंकि जो है ये किसी की सीमाएं, जैसे अभी बोला गया है, किसी की ना इजराइल की सीमा, उसके साथ समय बहुत कम है, समय बहुत कम है सर। मनोज सर का रुख करता है, बहुत छोटे उसमें खत्म करेगा लास्ट 30 सेकंड में, कि अब जो है मुस्तफा खामनेई के सामने क्या चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहेंगे कि जो है वो जो युद्ध जो है वो बढ़ता रहे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है ऑलरेडी मेंटली तैयार है। पिछले 4-5 साल से वो जो है इकोनॉमिक आइसोलेशन में रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई ऐसा इशू नहीं है। अमेरिका का ऐसे स्टेटमेंट जो है आते रहेगा जाते रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक अमेरिका जो है वहाँ पे अपना फौज नहीं भेजेगा, तब तक जो है अमेरिका को वहाँ जीत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 60% जो एरिया है ईरान का वो माउंटेनियस एरिया है, और ऑलरेडी उसको सफिशिएंट टाइम मिल गया था कि अपना मिसाइल को बना ले, चाहे बम को बना ले। क्योंकि हम लोग देखा कि रशिया से, चाहे चाइना से, चाहे नॉर्थ कोरिया से
उसका जो है संबंध बीच में कंटिन्यूअस बना हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी युद्ध चलते रहेगा। वहीं जो है एक स्टेटमेंट जो अमेरिका का ट्रम्प का आया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम किसी तरह से जो है अपने कैप्चर में करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कम्युनिटी का अगर कम दबाव पड़े ऑयल को लेकर के, मुझे लग रहा है कि ट्रम्प का ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि स्टेट हॉर्मुज को इसको कैप्चर किया जाए। वो तो देखने वाली ईरान बात से होगी कि ट्रम्प साहब ने जो कहा है वो उसमें कितने खड़े हो पाते हैं। फिलहाल आज समय बस इतने की इजाजत देता। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।